अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आमतौर पे किताबों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा होता है। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, उसका बॉडीज की स्टेबिलिटी के अंदर क्या रोल होता है, और उसके बाद हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि किस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। हम जो किताबों में ट्रेडिशनल डेफिनेशन होती है उससे थोड़ा सा हट के चलेंगे, और जिस तरह किताबों में मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा होता है। जरा आप इस रॉड को देखें। अगर मैं इस रॉड को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस स्टेबल करना चाहता हूं तो मुझे दो से ज्यादा जगह पर सपोर्ट देनी पड़ेगी, तब जाके ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस स्टेबल हो पाएगा। ठीक है। अब अगर मैं अपनी फिंगर्स को करीब लाता जाऊं और एक वक्त आएगा कि ये ऐसे पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जहां पर अगर मैं सिर्फ एक जगह पर सपोर्ट दूं तो इस रॉड को मैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस स्टेबल कर सकता हूं। तो दर हकीकत यही इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो जो डेफिनेशन मैं आपको पहले बता रहा था कि हम खुद से डिफाइन करेंगे और उसके जरिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने की कोशिश करेंगे, वो ये बनती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर अगर आप एक वर्टिकल सपोर्ट दें तो आप अपनी बॉडी को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस स्टेबल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इस रॉड को सिर्फ एक सपोर्ट देके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस स्टेबल कर लिया। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये किसी भी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही होता है, एक से ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो सकते। और दूसरी बात कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई फिक्स पॉइंट भी नहीं होता, बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट किया जा सकता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड पे शिफ्ट होता है जिस तरफ मैस ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था, तो अगर मैं इस तरफ कोई मैस ऐड करता हूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ शिफ्ट होने का मतलब यह है कि मुझे जो पॉइंट जहां पर सिर्फ मैं एक वर्टिकल सपोर्ट देकर इस बॉडी को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस खड़ा कर सकता था वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस रॉड में तो हमने बड़े आसानी के साथ ये पता कर लिया कि इसका वो पॉइंट कहां पे है, लेकिन जो डिफरेंट किस्म की बॉडीज होती हैं, सारी ऐसी बॉडीज तो नहीं होती, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास बॉडी होमोजीनियस हो और सिमेट्रिकल हो, होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि ऐसी बॉडी जो कि एक जैसे मटेरियल से बनी हुई हो, तो ऐसी बॉडीज का, और फिर सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि उसकी शेप तकरीबन एक जैसी हो, जैसा सर्कल हो गए, हमारे पास ट्रायंगल्स हो गए, रेक्टेंगल्स हो गए, पॉलीगॉन्स, इस हेप्टागॉन्स, हेक्सागॉन्स, इस तरह की जो शेप्स होती हैं, ऐसी शेप्स हो जो सिमेट्रिकल हो, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेफ्ट राइट इनको जो है ना सिमेट्री एक जैसी हो। तो ऐसी बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए आप, जिस तरह ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, आपने क्या करना है कि आपने उस बॉडी को लेना है और उसके कॉर्नर्स के साथ एक नेल लगा देनी है, और फिर आपने एक प्लम लाइन लेनी है और उसको उस नेल के साथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आपने जो है ना ड्रॉप कर देना है, जिस तरह ये, और जहां जहां से वो पास करेगी उसके पीछे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह फिर आपने उसके दूसरे कॉर्नर को पकड़ना है, वहां पर भी इसी तरह नेल लगानी है, और फिर इसी तरह आपने उस प्लम लाइन को ड्रॉप कर देना है। फिर उसके पीछे जहां से वो गुजरेगी वो प्लम लाइन, उसके पीछे आपने मार्कर से उसको मार्क कर देना है। इसी तरह तीसरे कॉर्नर से, चौथे कॉर्नर से, जितने भी उस बॉडी के कॉर्नर होंगे आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है। और फिर जहां पर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगी, यही इस बॉडी का बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस पॉइंट पे सिर्फ एक वर्टिकल सपोर्ट दें तो आप इस बॉडी को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस स्टेबल कर सकते हैं। जिस तरह इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बनता है, तो मैं इसको, अगर ये आप देख सकते हैं इसके साथ ये लगी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन ये देखें, मैंने इसको पैरेलल टू द एक्स एक्सिस सिर्फ एक जगह पे वर्टिकल सपोर्ट देके खड़ा कर लिया। इसी तरह मेरे पास एक ये स्क्वायर है ऑलमोस्ट, तो इसके साथ भी मैंने वही प्रोसेस किया है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे बनता है। तो इसका मतलब भी क्या बनता है कि मैं इसको यहां पर एक सपोर्ट देके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस खड़ा कर सकता हूं, स्टेबल कर सकता हूं। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर हम इस बॉडी को देखें
तो इसका अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं उसी रूल के अकॉर्डिंगली, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्लम लाइन को यहां से ड्रॉप करेंगे, फिर यहां से ड्रॉप करेंगे, फिर इस तरफ से ड्रॉप करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है हमारे साथ, और वो प्रॉब्लम ये है कि जहां पर ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे तो बॉडी भी मौजूद नहीं है, यानी कि इस जगह पे ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पे बॉडी है ही नहीं। तो क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी कि लाजमी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बॉडीज के अंदर ही हो, बल्कि ये आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसी बॉडी जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी होता है, उनके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट मौजूद नहीं होता जहां पर एक वर्टिकल सपोर्ट देके आप उनको पैरेलल टू द एक्स एक्सिस स्टेबल कर सकें। यानी कि मैं इस बॉडी को किसी एक जगह पे सपोर्ट देके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस खड़ा नहीं कर सकता। ये एक शेप है। इसी तरह आप एक डोनट की शेप को देख लें, वो भी, उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में होता है। इसी तरह बहुत सारी और भी शेप्स होती हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ऐसी जगह पे होता है जहां पे बॉडी नहीं होती। जिस तरह आप इस बोतल को देख सकते हैं, अगर ये खाली हो और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल जो सिमेट्री है इसके दरमियान में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडीज की स्टेबिलिटी के अंदर। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट को लेके बॉडीज की स्टेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बॉडी की जो स्टेबिलिटी होती है ये दो चीज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट और बॉडी के बेस एरिया पे डिपेंड करती है। अगर किसी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी ऊंची होगी, हाइट पे होगी, वो बॉडी उतनी अनस्टेबल होगी, और बॉडी का जितना बेस एरिया ज्यादा होगा बॉडी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर प्लम लाइन को हम ड्रॉप करें और जहां से वो प्लम लाइन गुजरती है उसके पीछे अगर एक लाइन लगा दें तो इस लाइन को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन या सीजी लाइन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट को समझने के लिए होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो अगर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन है, सीजी लाइन है, अगर ये बॉडी के बेस एरिया के अंदर से गुजरे तो बॉडी स्टेबल होती है, और अगर बाहर से गुजरे तो बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। जरा आप इस ऑब्जेक्ट को देखें, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पे है, बेसिकली है तो इसके अंदर वाली साइड पे, लेकिन इमेजिन कर लेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी जगह पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इस प्लम लाइन को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ड्रॉप करूं तो आप जरा देख सकते हैं तरफ इसकी बेस एरिया के अंदर से गुजर रहा है, तो यही वजह है कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है और नहीं गिर रहा। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को उल्टा करके रखता हूं तो, और फिर मैं इस प्लम लाइन को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ड्रॉप करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये इसके बेस एरिया के अंदर से नहीं गुजर रहा। तो होगा क्या कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं होगा, दूसरी तरफ गिरेगा। चलो आप ये देख सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाइट पे भी डिपेंड करता है। जरा आप इसी ऑब्जेक्ट को फिर देखें तो इसका वैसे आप अभी देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पे है तो ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है। लेकिन अगर मैं ये मैस ऐड करता हूं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उस तरफ शिफ्ट किया जा सकता है मैस ऐड करके, और जिस तरफ हम मैस ऐड करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी तरफ शिफ्ट होगा। तो ये मैं इसके ऊपर वाली साइड पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं इसकी ऊपर वाली साइड पे ये मैस रखूंगा तो जाहिर सी बात है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर वाली साइड पे शिफ्ट हुआ तो देखा जाए तो कुछ हाइट पे आ जाएगा, ऐसा ही है। चलें, तो फिर क्या होगा आप जरा देखें, ये देखें, मैंने जब ये मैस इसकी ऊपर वाली साइड पे ऐड किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट पे आया, और हाइट पे आने की वजह से बॉडी अनस्टेबल होगी। और दूसरी बात इसमें एक और चीज भी समझने वाली है कि जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ हाइट पे आया तो कुछ इस साइड पे आया, तो सीधी लाइन भी बेसिकली इसके बेस एरिया से निकल गई। तो ये दोनों चीजें, दोनों जो डिपेंडेंसीज हैं, हम इनको एक साथ लेके भी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, हमने अच्छा अब जरा इस पाइप को देखें आप। इस पाइप को अगर मैं यूं करके यहां पे खड़ा करना चाहूं तो नहीं कर सकता, ये गिर जाता है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पे लाई कर रहा है। और पहली बात ये है कि थोड़ा हाइट पे भी अगर उस कंसेप्ट को ना भी समझना चाहे तो हमें सामने पता है कि इसकी सीधी लाइन इसके बेस एरिया के अंदर से नहीं गुजर रही, तो इसका मतलब है ये बॉडी इस तरह करके स्टेबल नहीं की जा सकती। लेकिन हमने एक कंसेप्ट पीछे पढ़ा है कि अगर हम बॉडी, किसी बॉडी की एक साइड पे मैस ऐड करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मैं ये मैस
इसमें ऐड करने जा रहा हूं। तो जरा आप देखिएगा, अब मैंने इसमें ये मैथ ऐड किया, तो अब जरा देखें कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेसिकली वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होके कहीं इस रीजन में आ चुका है। जब इस रीजन में आ चुका है तो आप देखें उसकी सीधी लाइन है, जब यहां से हम ड्रॉप करेंगे तो इसके बेस एरिया के अंदर से गुजरेगी। जब इसके बेस एरिया के अंदर से गुजरेगी तो ये बॉडी स्टेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट को लेकर चीजों की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं, और हम बहुत जबरदस्त किस्म के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, गाड़ियां बना सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। अच्छा, दो चीजें तो हमने समझ ली कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो है ना स्टेबिलिटी जो है वो एक तो बॉडी के बेस एरिया पे डिपेंड करती है, और दूसरा उसकी हाइट पे डिपेंड करती है। लेकिन क्या होगा अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से या उसके बेस लाइन से नीचे ले जाएं? तो जरा समझते हैं कि क्या होगा। अब जरा इस पेंसिल को देखें, एक सिस्टम है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मली कहीं यहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं ये सीजर इस वायर के साथ यहां पे लगा देता हूं, तो होता यह है कि मैंने नीचे वाली साइड पे मैथ ऐड किया है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो गया ना। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो गया तो ये इसका बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे मैं इसको कहीं सपोर्ट देना चाह रहा हूं। तो होगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे चला गया, तो अब इसका बेस एरिया जितना भी छोटा क्यों ना हो, ये बॉडी स्टेबल होगी। जरा देखिएगा, ये देखें, ये आपकी बॉडी क्यों स्टेबल है। अब वो एरिया वाली डिपेंडेंसी कम हो गई है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे चला जाए तो बॉडीज बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं। आप अगर इसको उंगली के बजाय आप एक और पेंसिल की नोक पे खड़ा करना चाहते हैं तो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट को समझ लिया। करेक्ट? अब एक और डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं आपको दिखाता हूं। जरा आप इस पेंसिल को देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही आपने सर्कस में कभी साइकिल को चलते हुए रस्सी पे देखा होगा, तो वो लोग कैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं मैं वो आपको समझाने जा रहा हूं। जरा आप इस पेंसिल को देखें और मान लें कि ये वही सर्कस पे चलने वाला एक बाइक है और उसके ऊपर ये एक बंदा बैठा हुआ है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस सिस्टम के साथ ऐड कर दो तो हुआ क्या है, बेसिकली ये हुआ है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस सिस्टम का। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिस्टम का नीचे शिफ्ट हो गया है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे चला गया। तो अब अगर मैं यहां पर इसको बारीक सी भी सपोर्ट दूं तो ये खड़ा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितना स्टेबल है, जितना मर्जी हिला लें उसको स्टेबल है। तो यही वजह है कि सर्कस के ऊपर चलने वाली जो साइकिल होती हैं आपको वो करतब करके दिखा रहे होते हैं और वो गिरते नहीं है। उसकी वजह यही होती है कि वो अपने नीचे वाली साइड पे ज्यादा मैस ऐड कर लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे चला जाता है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे चला जाता है तो बॉडीज स्टेबल हो जाती हैं। अब एक दो डेमोन्स्ट्रेशन में और आपको करके दिखाता हूं, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। जरा आप इस सिस्टम को देखें। अब बिल्कुल इसका कंसेप्ट वैसे ही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये देखें कितनी पतली टूथपिक है, और अगर मैं इसके ऊपर इस सिस्टम को रखता हूं तो देखें सर कितनी आसानी के साथ ये स्टेबल हो गया। कितनी कम सपोर्ट है लेकिन ये स्टेबल है। और अगर मैं इसको यहां से हिलाता भी हूं तो कोई इतना, ये देखें फिर भी नहीं गिर रहा। तो ये थी हमारी आज की डेमोन्स्ट्रेशन। एक चीज और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि अक्सर पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है। देखिए आमतौर पे अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को एक ही कहा जा सकता है, कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा है कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस होता है। देखिए सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमने समझ लिया, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जहां से हर तरफ मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हूं तो मेरी इस साइड पे अगर 10 kg मास है तो मेरी इस साइड पे भी 10 kg मास होगा, और मेरी इस साइड पे अगर 10 kg मास है तो मेरी पिछली साइड पे भी 10 kg मास होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास से ऑल डायरेक्शन में मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम समझ चुके हैं।
अब वो कौन सी जगह होती है जहां पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करते? वो मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक जगह पे उस वक्त नहीं होते जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो। जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो तो सेंटर ऑफ मास तो ऑब्जेक्ट का वही रहता है, वो चूंकि ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्ट कर जाती है जिस तरफ ग्रेविटी ज्यादा होती है। जरा इसके एग्जांपल बड़ी मजे की है, आप हमारे चांद को देख लें। चांद का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके तकरीबन ज्योमेट्रिकल सेंटर में ही मौजूद है। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चांद कंप्लीटली स्फेरिकल बॉल नहीं है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में ही चांद का जो है ना सेंटर ऑफ मास है। लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जमीन की तरफ शिफ्टेड है। उसकी वजह क्या है? देखिए, अगर मान लें हम मान लें कि ये हमारी जमीन है और ये चांद है, और हम ये जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/d² के हिसाब से जो है ना वेरी करती है। तो आपको पता है कि चांद का ये जो d है ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। जब बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जमीन का जो करीब वाला हिस्सा यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जमीन की ज्यादा होगी और इस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड जमीन की कम होगी, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो इस वजह से यहां पे और यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसकी वजह से जो चांद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये मेरे ख्याल से 1.7 किलोमीटर जो है ना जमीन की तरफ है चांद के सेंटर ऑफ मास से। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है फवाद अहमद और आप देख रहे हैं आओ सीखो पाकिस्तान। मेरी ये पहली वीडियो थी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। हम फिजिक्स को सिखाएंगे, हम बच्चों को ये बताएंगे कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स फैसिनेटिंग है, हमें फिजिक्स को सीखना है, हम फिजिक्स को बोरिंग नहीं बनाएंगे। तो इसलिए आपसे सपोर्ट की रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।